हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली रहने वाला है आपका प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के बारे में। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर हम लोग कुछ अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस का देखते हैं कि कैसे सेक्शंस अरेंज कर रखे हैं। ये जो बेयर एक्ट है ये ऑथेंटिक जो सोर्स है आपका वहाँ से डाउनलोड की गई है। ये मैं आज इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि देखिए मैं स्लाइड्स में लेके आती हूँ, आपको पढ़ा के चली जाती हूँ, आपको नहीं समझ में आता कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो के जो आगे के वीडियोस रहेंगे वो हमारे बेयर एक्ट ओरिएंटेड रहेंगे, ताकि आपको पता लगे कि आपको बेयर एक्ट के थ्रू कैसे करनी है पढ़ाई, है ना। नोट्स बनाना अलग चीज़ होती है, बेयर एक्ट पढ़ना अलग चीज़ होती है। तो हमको बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए, तो नोट्स हमारे ऑटोमेटिकली अच्छे लेवल के बन जाएंगे। लेट्स बिगिन। तो हमारा फर्स्ट जो सेक्शन है वो किसके बारे में है, वो है हमारे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। सेकंड के अंदर हमें डेफिनेशन बताई दी है। थर्ड और फोर्थ के अंदर हमको पावर ऑफ कोर्ट बता रखी है। थर्ड के अंदर तो हम लोग ऐसे ऑफेंडर्स को रिलीज़ कर रहे हैं जिनका हमने ड्यू एडमोनिशन किया है। फोर्थ के अंदर ऐसे ऑफेंडर्स को रिलीज़ किया जा रहा है जिनका प्रोबेशन था गुड कंडक्ट के अंदर। ठीक है, सिक्स्थ के अंदर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ऑफेंडर्स की जिनके ऊपर हम लोग इम्प्रिजनमेंट नहीं लगा सकते क्योंकि वो ऑफेंडर्स 21 साल के नहीं हैं, मतलब 21 साल से कम है। तो ये वाला रिफॉर्मेटिव तरीका आपका हो गया, इसको हम रिफॉर्मेटिव प्रोविज़न भी बोल देते हैं। ठीक है, रिफॉर्मेटिव प्रोविज़न हो गया आपका। अब चलिए शुरू करते हैं। एक्ट का नाम होगा हमारा प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कौन सा? प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। 1958 का एक्ट है ये। एक्ट नंबर कौन सा है? 20 है। कौन से ईयर का? 1958 का। देन आता है 16 मई 1958। 16 मई 1958 क्या है गाइस? ये हमारी एसेंट की डेट है, ये हमारे एसेंट की डेट है। फिर ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? रिलीज़ के बारे में बताता है ऑफेंडर्स की। किस पर? प्रोबेशन के द्वारा या फिर ड्यू एडमोनिशन के बाद में, या तो प्रोबेशन के द्वारा या फिर ड्यू एडमोनिशन के बाद में, और रिलेटेड मैटर्स के थ्रू। इनेक्ट कब हुआ है ये आपका? ये इनेक्ट हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा 9th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा ईयर है? 9th ईयर है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ऐसे याद कर लीजिए। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 1 जो कि है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इस एक्ट को आप क्या बोलेंगे? प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, जिसको हम POA 1958 भी लिख देते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन कहाँ है? होल ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो पूरा हमारा इंडिया है ये वहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, ये पूरे के पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा। शैल केम इनटू फोर्स कौन सी डेट को? जैसा कि एक स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट बताएगी उस तारीख को आएगा। यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, यानी स्टेट गवर्नमेंट है तो अलग अलग डेट्स हो सकती हैं, यानी हर स्टेट की एक अलग डेट होगी। ठीक है, अगर आप राजस्थान से पढ़ रहे हैं तो आप राजस्थान की डेट कमेंट कीजिए, ये आपका एक होमवर्क है। आप MP से पढ़ रहे हैं, आप MP की डेट कमेंट कीजिए। या आप अदर स्टेट से पढ़ रहे हैं तो आप अपने स्टेट की जो रेस्पेक्टिव डेट है POA की जो एनफोर्समेंट की है वो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट के लिए अलग अलग डेट हो जाए। मतलब मान लो कि ये पूरा हमारा जो राजस्थान है, ये हमारा पूरा राजस्थान है, रोम्बस शेप का है ये। इस पूरे राजस्थान में जयपुर में अलग डेट पर हो सकता है, जोधपुर में अलग हो सकता है, बीकानेर में अलग हो सकता है, जैसलमेर में अलग हो सकता है, बूंदी में अलग हो सकता है। इस तरह से अलग अलग डेट हो सकती है। तो इसने बोला है मे, यानी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही डेट है। तो आप वो डेट कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग हमारी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी कोड की। कोड का मतलब क्या है? CRPC। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको जितने भी प्रोविज़न दिए हुए ना CRPC के, वो 1898 वाले CRPC के दिए हुए हैं। मतलब इस चीज़ को मैं समझाऊं तो मैं ऐसे समझाऊंगी। अब हुआ क्या है, इसमें 1898 वाली जो CRPC है उसके प्रोविजंस लिखे हुए हैं। बट अब हमको अगर BNSS में उनको ट्रांसफ़र करना है कि BNSS का कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविज़न क्या होगा,
उसके लिए 1898 वाले का आप 1973 जो CRPC है उसके प्रोविजंस लिखिए और उसके थ्रू आप BNSS वाले प्रोविजंस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात इतनी? चलिए, फिर हमें बताया है प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा। हमने कहा प्रोबेशन ऑफिसर वही व्यक्ति है, वही ऑफिसर है जिसको कि आपने एज ए प्रोबेशन ऑफिसर या तो अपॉइंट किया है या तो आपने रिकॉग्नाइज किया है। कहाँ पर? अंडर सेक्शन 13। तो इसमें हम लोगों के लिए मार्क करने लायक क्या चीज़ हो गई? अंडर सेक्शन 13 होता है प्रोबेशन ऑफेंडर। ठीक है, उसका या तो अपॉइंटमेंट होता है या रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज आप कहाँ पर कर रहे हो? उसको सेक्शन 13 में कर रहे हो, या अपॉइंट किया है आपने ऐसे ऑफिसर को टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर। फिर प्रेस्क्राइब में क्या है? वही रूल्स हैं जो कि इस एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं। जो वर्ड एंड एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं दे रखे, कहाँ से लेने हैं? 1898 वाली CRPC से लेने हैं, 1898। फिर बाद में हम लोगों ने 1973 वाली से लिए थे। फिर अब हम कहाँ वाली से ले रहे हैं? फिर हम लेंगे अब BNSS वाली से, है ना, BNSS 2023। तो वही कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस है वो चलते रहेंगे। तो ये जो सेक्शंस हैं जहाँ पर आपको कोड लिखा हुआ है और कुछ सेक्शंस दे रखे हैं, वो कहाँ के दे रखे हैं? वो 1898 वाले CRPC के हैं। ओल्ड CRPC जो हुआ करती थी ना आपके, उसके हैं। ध्यान रखिएगा ये बात। अब पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है डांट फटकार कर, है ना, समझा बुझा कर आपने उनको भेज दिया घर पर। ठीक है, कब भेज रहे हैं? अब हम देख रहे हैं हम उनको घर पर कब भेज रहे हैं? व्हेन एनी पर्सन, क्या है वो? गिल्टी है। क्या है? गिल्टी है वो पर्सन। ठीक है, कमिट किया है उसने ऑफेंस जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 379, 380, 381, 404, 420। कौन से एक्ट के? IPC के। कौन से एक्ट के? IPC के। या ऐसा ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट जिसकी नॉट मोर देन 2 years है, या फाइन है, या बोथ है। क्या है? नॉट मोर देन 2 years, यानी मैक्सिमम जिसकी पनिशमेंट, ऐसा ऑफेंस जिसकी 2 year है। ठीक है, या उसमें फाइन है या उसमें बोथ है। ठीक है, ऐसा ऑफेंस है वो IPC के अंदर है। ठीक है, अंडर IPC और अदर लॉ। ठीक है, एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रीवियस जो कन्विक्शन है वो प्रूव नहीं हुआ है, मतलब कि उसका जो भी इल्ज़ाम लगा था उस व्यक्ति पर उसमें उसको कन्विक्ट नहीं किया गया है। एंड द कोर्ट बाय विच, जिसके द्वारा उस पर्सन को गिल्टी पाया गया है, फाउंड गिल्टी, उसका ओपिनियन है। जिस कोर्ट ने उस व्यक्ति को गिल्टी पाया है उसका ओपिनियन है रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस, नेचर ऑफ ऑफेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, की ये एक्सपीडियंट है। ठीक है, ये उचित है करना। देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, यानी और किसी लॉ में कुछ और लिखा हुआ है तो उसको छोड़कर वो जो कोर्ट है, कौन सी वाली कोर्ट? जिस कोर्ट ने उस व्यक्ति को गिल्टी पाया है और उसका ऐसा ओपिनियन है कि उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेस, नेचर ऑफ ऑफेंस और कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर को देखते हुए, तो वो कोर्ट क्या कर सकती है? इंस्टीड ऑफ सेंटेंसिंग हिम, उसको सज़ा देने के बजाय किसी भी पनिशमेंट के उसको क्या कर सकती है? रिलीजिंग हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट अंडर सेक्शन 4, उस व्यक्ति को डायरेक्ट रिलीज़ कर सकती है आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। यानी ना ही उस पर प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट वाली चीज़ें लग रही है, ना ही उस पर कोई सेंटेंस लग रहा है, पनिशमेंट लग रही है। उस व्यक्ति को सिर्फ डांट फटकार करके, समझा बुझा कर डायरेक्ट ही उसको रिलीज़ कर दिया गया है। यहाँ पे आया समझ में? अब एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है? फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन, ये सेक्शन अगर आपको अप्लाई करना है तो प्रीवियस जो कन्विक्शन है अगेंस्ट अ पर्सन शैल इंक्लूड एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 4। दिस सेक्शन मतलब सेक्शन 3, मतलब जो प्रीवियस कन्विक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब वो अंडर सेक्शन 3
या अंडर सेक्शन 4 पहले डील नहीं हुआ है वो व्यक्ति। आया समझ में आपको? क्लियर है ये? अब चलिए अब हम लोग इसमें मार्क करते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है? मार्क करेंगे। कैसे मार्क करेंगे? हम लेंगे हमारा हाइलाइटर, हम हमारा हाइलाइटर लेंगे और कुछ चीज़ें मार्क करना शुरू करेंगे। आया समझ में? अब इसमें आपको पहले मार्क करना है सेक्शन नंबर 379, सेक्शन नंबर 380, सेक्शन 381, सेक्शन 404, देन सेक्शन 420। किसका है? आईपीसी का है। किसका है? आईपीसी का है। या फिर पनिशमेंट है, क्या है उसकी? इम्प्रिजनमेंट नॉट मोर देन 2 ईयर्स, सॉरी कितनी है? नॉट मोर देन 2 ईयर्स है। फाइन हो सकता है या बोथ हो सकता है, ठीक है? आईपीसी के अंदर भी हो सकता है ये चीज़ या अदर लॉ में भी हो सकती है, ठीक है? साथ में एक कंडीशन और लगा दी, एंड कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है उसका, है ना? नो प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव। और कौन सी कोर्ट ये चीज़ बता सकती है? कोर्ट जिसके द्वारा उस पर्सन को गिल्टी पाया गया है, अगर उसका ओपिनियन है, ठीक है, किस चीज़ को लेकर? सर्कमस्टांसेस को लेकर, नेचर को लेकर ऑफेंस के, कैरेक्टर को लेकर ऑफेंडर के, कि ये करना एक्सपीडियंट है यानी उचित है। तो क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है इस सेक्शन में, इस लॉ के अंदर? कोर्ट चाहे तो कोर्ट में सेंटेंस करने की बजाय, ठीक है, पनिशमेंट देने की बजाय, या सेक्शन 4 के अंदर उसको रिलीज़ करने की बजाय उसको एडमोनिशन करके रिलीज़ कर सकती है। आया समझ में किस तरह से मैंने इस चीज़ को बताया आपको? सेक्शन 3 बस इतना ही बोल रहा है कि कोई भी ऑफेंडर को, ठीक है, सर्टेन ऑफेंडर्स की बात की गई है, उन ऑफेंडर्स को हम एडमोनिशन के बाद में कब रिलीज़ कर सकते हैं, यानी कि डांट फटकार कर कब रिलीज़ कर सकते हैं? हमने बोला कि उस पर्टिकुलर पर्सन को हमने फाउंड किया है गिल्टी। अच्छा, कौन से सेक्शंस के अंदर गिल्टी है वो? सेक्शन नंबर 379, सेक्शन नंबर 380, सेक्शन नंबर 381, सेक्शन नंबर 404, सेक्शन नंबर 420। कौन से एक्ट का? आईपीसी का, ठीक है? और या फिर ऐसे ऑफेंस के साथ में वो एक्ट उसने जो किया है वो पनिशेबल है। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी दे रखी है? 2 साल। या तो फाइन हो सकता है या बोथ हो सकता है। या तो वो एक्ट है पर्टिकुलर वो पनिशेबल है आईपीसी के अंदर या अदर लॉ के अंदर। साथ ही साथ में उस व्यक्ति के पास में, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव नहीं हुआ है उसके अगेंस्ट में, ठीक है? और कोर्ट जिसने कि उसको गिल्टी यानी गुनहगार पाया है, उसका ये ओपिनियन है किसको लेकर? उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टेंसेस यानी उस पर्टिकुलर केस की परिस्थितियों को लेकर, उस व्यक्ति की जो नेचर ऑफ ऑफेंस है, उसने जो ऑफेंस किया उसका नेचर देखते हुए, और उस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, शील है, उसको देखते हुए कि ये उचित है करना। तो notwithstanding anything contained in any other law time being in force, किसी और लॉ में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, उसके अलावा कोर्ट चाहे तो ऐसे व्यक्ति को सेंटेंस करने की बजाय, इंस्टीड ऑफ सेंटेंसिंग हिम, क्या कर सकती है? पनिश कर सकती है, या रिलीज़ करने की बजाय उसको रिलीज़ कर सकती है आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। मतलब क्या नहीं कर रही कोर्ट यहाँ पर? उसको पनिशमेंट नहीं देगी, ठीक है? और अंडर सेक्शन 3 उसका अंडर सेक्शन 4 उसको गुड प्रोविजन वाले में, गुड कंडक्ट वाले में रिलीज़ नहीं करेगी। मतलब उसको अंडर सेक्शन 3 छोड़ रही है एडमोनिशन करके। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है ये सेक्शन अप्लाई करने के लिए? अगर इस सेक्शन की बात करें तो प्रीवियस कन्विक्शन क्या मानेंगे? प्रीवियस कन्विक्शन में वो चीज़ इंक्लूड होगी अगर कोई प्रीवियस ऑर्डर उस व्यक्ति के खिलाफ अंडर सेक्शन 3 या अंडर सेक्शन 4 प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंदर ऑलरेडी कोई प्रीवियस ऑर्डर निकल चुका है। तो क्लियर है? बस जाना चाहिए अब तक तो आपकी आत्मा में ये सेक्शन। अब आता है सेक्शन नंबर 4, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट। ठीक है, गुड कंडक्ट, अच्छे जो मतलब कंडक्ट है उसके द्वारा उस व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं भाई? क्योंकि उसने प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट किया है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। पर्सन क्या है? गिल्टी है, फाउंड गिल्टी है, उसने कमिट किया है ऑफेंस जो कि नॉट पनिशेबल है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के साथ में। ठीक है, यहाँ पर क्या है? डेथ या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है। और कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी,
उनका ओपिनियन है रिगार्ड किसके, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस जिसमें नेचर ऑफ ऑफेंस इंक्लूडेड है, कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर इंक्लूडेड है, ये एक्सपीडियंट है यानी उचित है उस व्यक्ति को रिलीज करना प्रोबेशन पर। कौन से प्रोबेशन पर, गुड कंडक्ट के। देन दूसरे लॉ में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, कोर्ट चाहे तो कोर्ट में, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, इंस्टीड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस, ठीक है, एक बार उसको सजा देने की बजाय किसी पनिशमेंट के लिए क्या डायरेक्ट कर सकती है, उस व्यक्ति को एक बॉन्ड में एंटर करवाओ पहले तो, ठीक है। वो बॉन्ड विद श्योरिटी भी हो सकता है, विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है। किस चीज़ का बॉन्ड होगा, अपीयरेंस से रिलेटेड होगा कि वो व्यक्ति अपीयर होगा और रिसीव करेगा सेंटेंस कब, जब उसको हम बुलाएंगे कि आप उस पीरियड के थ्रू आओ और वो सेंटेंस लेकर जाओ, पर ये पीरियड कितना एक्सीड नहीं होगा, 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। कोर्ट चाहे तो डायरेक्ट कर सकती है उस मीन टाइम के अंदर टू कीप पीस एंड गुड बिहेवियर, ठीक है। अब क्या हो गया, हम लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा समझना है, कैसे समझेंगे, हम हाईलाइट करके समझ रहे हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो पनिशमेंट है वो दे रखी है डेथ और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। वहाँ पर क्या थी, 2 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है, फाइन है या बोथ है, क्या है, मैक्सिमम 2 साल है, फाइन है या बोथ है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, डेथ या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो कोर्ट है जिसने उसको गिल्टी पाया है ना, पर्सन को गिल्टी पाया है, उसका ओपिनियन है, उसका ओपिनियन है किस चीज़ को, का ओपिनियन है रिगार्ड सर्कमस्टेंसेस जो कि केस के हैं, नेचर है जो ऑफेंस का, और कैरेक्टर है उस ऑफेंडर का, कैरेक्टर है उस ऑफेंडर का। ये एक्सपीडियंट है, ये एक्सपीडियंट है कि उस व्यक्ति को रिलीज़ कर दिया जाए प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के लिए। देन कोर्ट क्या कर सकती है, सेंटेंस करने की जगह इंस्टीड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस, एक बार के लिए उसका सेंटेंस रोक दिया, ठीक है, किसी भी पनिशमेंट का, क्या डायरेक्ट करेगी कि उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, किस पर, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में। कंडीशन क्या है कि वो एक बॉन्ड में एंटर होगा, ये बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी हो सकता है, ठीक है। और किस कंडीशन क्या है इसकी, इस व्यक्ति के लिए कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति अपीयर होगा और रिसीव करेगा सेंटेंस जब भी उसको बुलाया जाएगा, कब, ड्यूरिंग सच पीरियड, और वो सच पीरियड कितना होगा, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, वो पीरियड कितना होगा, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, मतलब वो 3 साल से ज़्यादा का पीरियड नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एक्सपायरी हो गई 3 ईयर की तो उसके बाद में बुला सकते हैं क्या, हमने कहा नहीं बुला सकते, क्यों, क्योंकि 3 ईयर की टाइमलाइन देती है हमको, ठीक है। कोर्ट में डायरेक्ट, चाहे तो डायरेक्ट कर सकती है, प्लस एंड इन द मीन टाइम उस व्यक्ति को क्या करना है, कीप करनी है पीस एंड गुड बिहेवियर, ठीक है, कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, ये चीज़ें मेंटेन करनी है, कंडीशंस हो गई। आया समझ में। तो देखिए फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों के अंदर, थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। अंडर सेक्शन 3, अंडर सेक्शन 4 क्या चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर तो एडमोनिशन पे रिलीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर उस व्यक्ति को एडमोनिशन पर रिलीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर उस व्यक्ति को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर कर रहे हैं, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर कर रहे हैं। आया समझ में, आया समझ में। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पनिशेबल कितना है वो ऑफेंस, मैक्सिमम 2 ईयर, और कितना हो सकता है, फाइन हो सकता है या बोथ हो सकता है। यहाँ पर पनिशमेंट कितनी दे रखी है, डेथ या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। यहाँ सेक्शन लग रहे हैं भाई आईपीसी के, हमने कहा 379, 380, 381, 404 एंड 420, ठीक है। यहाँ पर आईपीसी के कुछ बता रखे हैं क्या सेक्शन, हमने कहा नहीं बता रखे, हमने कहा नहीं बता रखे। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है व्यक्ति का, प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा। इसमें कोर्ट क्या करेगा, इसमें जो भी कोर्ट है जो उसको गिल्टी फाउंड कर रहा है, जो उस व्यक्ति को गिल्टी फाउंड कर रहा है, वो क्या करेगा, उसको बॉन्ड पर रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, एक बार के लिए
सज़ा नहीं मिल रही है उसको, ठीक है ना, सज़ा नहीं मिल रही है। बॉन्ड पर रिलीज़ कर रहा है, बॉन्ड उसका विद और विदाउट श्योरिटी हो सकता है, श्योरिटी हो सकता है, ठीक है। बॉन्ड किस चीज़ का है, अपीयरेंस को रिलेटेड है, ठीक है। वो अपीयर करेगा प्लस रिसीव करेगा क्या, सेंटेंस, जब भी कोर्ट उसको बुलाएगी, जब भी कोर्ट उसको बुलाएगी। कोर्ट कब बुलाएगी, कोर्ट कब बुलाएगी, उसके लिए एक पीरियड दे रखा है ना, पीरियड दे रखा है। पीरियड कितना है, 3 ईयर है, 3 ईयर है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब उनको बुलाते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस लेना पड़ेगा। अब इसके साथ में क्या करना है, उस व्यक्ति को पीस मेंटेन करनी है प्लस गुड बिहेवियर रखना है, गुड बिहेवियर रखना है। आया समझ में, ये डिस्टिंक्शन है। और इन चीज़ों के लिए कि उसको रिलीज़ करना है नहीं करना है, रिलीज़ किस प्रकार होगा, ये रिलीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये एक तो नेचर ऑफ ऑफेंस पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड कर रही है, सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस क्या है। एंड देन कैरेक्टर कैसा है उस ऑफेंडर का, कैरेक्टर कैसा है किसका, ऑफेंडर का। आया समझ में। सेक्शन 3 सेक्शन 4 क्या डिफरेंस है, कैसे समझ रहे हैं हम लोग इस चीज़ को, आ जाइए। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड को पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट कोर्ट शैल नॉट, नहीं करेगी, क्या, डायरेक्ट करेगी, रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर, कब तक नहीं, जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि जो ऑफेंडर है या उसकी श्योरिटी है, ऑफेंडर भी हो सकता है उसकी श्योरिटी भी हो सकता है। श्योरिटी कब, जब हमने बॉन्ड ऐसा साइन करवाया है जिसके अंदर श्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। उनका एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड यानी फिक्स निवास स्थान है, या तो कोई रेगुलर ऑक्यूपेशन है, कौन सी जगह पे, प्लेस ओवर विच द कोर्ट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन, ऐसी जगह पर या तो वो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं रेगुलर, या फिर उनका फिक्स्ड निवास स्थान प्लेस ऑफ अबॉर्ड है जहाँ पर कि वो कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन रखता है, या फिर जो ऑफेंडर है वो लाइकली है लीव करने के लिए उस पीरियड में जिसमें कि वो उस पर्टिकुलर बॉन्ड में एंटर हो रहा है। आया समझ में। मतलब क्या हुआ कि प्रोवाइडेड में हमको देखना क्या है, एक तो ये देखना है कि उस जो व्यक्ति का है यानी ऑफेंडर या उसकी श्योरिटी, उनका क्या है, फिक्स प्लेस होना चाहिए अबॉर्ड का, या फिर रेगुलर ऑक्यूपेशन होना चाहिए, रेगुलर ऑक्यूपेशन होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर जो कोर्ट है वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन रखता है, कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन रखता है, ठीक है। और या फिर कि जो ऑफेंडर है वो उस दौरान जहाँ पर उसको बॉन्ड जितने भी साल का है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 1 साल 2 साल, जितने भी साल का बॉन्ड है उसमें वो एंटर हो रहा है, तो उस बॉन्ड के पीरियड में वो वहाँ पर रहने वाला है ना। आया, क्लियर हुआ ये चीज़। सेक्शन नंबर 4 क्लियर है हमारा कि कैसे हम लोग इसमें डील कर रहे हैं। अब हम लोग आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि कोई भी ऑर्डर अगर हम लोग सबसेक्शन 1 में कर रहे हैं, सबसेक्शन 1 में कौन सा हो रहा है, रिलीज ऑर्डर हो रहा है अंडर प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, ठीक है। कोर्ट करेगी शैल, यानी कोर्ट मैंडेटली क्या करेगी, कंसीडरेशन में लेगी रिपोर्ट को। कौन सी रिपोर्ट को, अगर कोई रिपोर्ट है, कौन देगा वो रिपोर्ट, प्रोबेशन ऑफिसर देगा। किससे रिलेटेड होगी वो, उस केस से रिलेटेड होगी। मतलब अगर प्रोबेशन ऑफिसर की कोई भी रिपोर्ट है उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, तो अगर वो रिपोर्ट है तो क्या करेगी कोर्ट, उसको कंसीडरेशन में लेना ही है। वो पर्टिकुलर रिपोर्ट की कंसीडरेशन को लेते हुए ही वो आगे रिलीज ऑर्डर देना है नहीं देना है उसको डिसाइड करेगी। जब कोई भी ऑर्डर सबसेक्शन 1 में हम लोगों ने दे दिया है, मेड हो गया है, तो कोर्ट में अगर उसको ऐसा लगता है कि ये इंटरेस्ट में है ऑफेंडर के और पब्लिक के, ये एक्सपीडियंट है ऐसा करना, ऐसा उचित है करना, एडिशनली पास कर सकती है क्या, एक सुपरविजन ऑर्डर, एक सुपरविजन ऑर्डर,
कौन सा ऑर्डर पास कर रही है? सुपरविजन ऑर्डर पास कर रही है। उस सुपरविजन ऑर्डर में हमने क्या डायरेक्ट किया है कि ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। कौन सा प्रोबेशन ऑफिसर? ऐसा प्रोबेशन ऑफिसर जिसका नेम उस ऑर्डर के अंदर दिया हुआ है और सच पीरियड के लिए, यानी जितना भी पीरियड उसमें दे रखा है, और वो पीरियड कितना नहीं होगा, हमने कहा वो पीरियड नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर। ठीक है, यानी मिनिमम पीरियड कितना दे दिया? मिनिमम 1 ईयर उसका पीरियड ऑफ सुपरविजन हो गया। ठीक है, मिनिमम इतना हो गया। एंड देन एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन and may in such supervision order impose such condition deems necessary due supervision of the offender। ठीक है, और उसमें हम लोग वो कंडीशंस इम्पोज कर सकते हैं जो कि हमको नेसेसरी लगती है कि भाई उस व्यक्ति का प्रॉपर सुपरविजन हो, उसके लिए आवश्यक है। तो अब मैं इसको हाईलाइट करूँगी, तो भाई कैसे करूँगी? मैंने कहा कि कोई भी ऑर्डर ले रहे हैं हम, है ना, कोई भी ऑर्डर हम लोग दे रहे हैं। बिफोर मेकिंग ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 रिपोर्ट का कंसिडरेशन में लेना है। कौन सी? जो कि प्रोबेशन ऑफिसर ने दी है उस केस से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है? जब भी कोई ऑर्डर आएगा और वो मेड हो गया है यानी दे दिया गया है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है ये इंटरेस्ट में है किसके, या तो ऑफेंडर की या पब्लिक के लिए, ये ऐसा करना ज़रूरी है, क्या कर सकती है? वो एक एडिशनल ऑर्डर पास कर सकती है, एडिशन ऑर्डर निकल सकता है। उस एडिशनल ऑर्डर में हमको क्या बताया जाएगा? हमको बताया जाएगा कि मिनिमम 1 साल का तो होगा ही वो एडिशनल ऑर्डर, उसमें वो जो भी कंडीशंस वगैरह हैं वो बताई जाएगी। साथ ही साथ में ऐसा जो सुपरविजन करने के लिए प्रोविजन ऑफेंडर है, प्रोविजन ऑफिसर है, उसका नाम बताया जाएगा, उसका नाम बताया जाएगा। ठीक है, उसमें सुपरविजन ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे? इम्पोज कर देंगे सच कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस? जो हमको लगती है नेसेसरी है। किस चीज़ के लिए? ड्यू सुपरविजन के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? ड्यू सुपरविजन के लिए आवश्यक है। अब आते हैं हम लोग सब सेक्शन 4 के अंदर, कोर्ट मेकिंग ऑर्डर। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, जो कोर्ट ऑर्डर दे रही है ना, जो कोर्ट ऑर्डर दे रही है उसको अगर ऐसा लगता है, वो चाहे तो ऑफेंडर को बोल सकती है कि बिफोर ही इज़ रिलीज्ड, मतलब हम तुमको छोड़े उससे पहले तुम एंटर करो एक बॉन्ड में। ठीक है, अब वो बॉन्ड या तो श्योरिटी के साथ भी हो सकता है या विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है। किस लिए बोल रहे हैं हम उसको बॉन्ड में एंटर करने के लिए? ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें कि वो जो कंडीशंस हैं हमने उस ऑर्डर में बताई है या कोई एडिशनल कंडीशन लगाई है हमने उसके रेजिडेंस से रिलेटेड, एब्सटेंशन से रिलेटेड इंटॉक्सिकेंट के थ्रू, या कोई अदर मैटर से रिलेटेड, है ना। एज द कोर्ट में हैविंग द रिगार्ड टू द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस consider fit to impose for preventing the same repetition of the same offence or commission of other offence by the offender। अब इसको क्या देखना है? अब इसमें हम लोग हाईलाइट करते हुए चलते हैं ना, क्या कहना क्या चाह रहा है ये सब सेक्शन। हमने बोला कोर्ट ने दिया सुपरविजन ऑर्डर, कहाँ दे रही है? सब सेक्शन 3 में दे रही है। अगर वो चाहे, ठीक है, तो वो ऑफेंडर को बोल सकती है कि हम तुमको रिलीज़ करें उससे पहले एंटर करो भाई तुम एक बॉन्ड में, एंटर करो बॉन्ड में। ठीक है, वो श्योरिटी के साथ भी हो सकता है, श्योरिटी के बिना भी हो सकता है। किस लिए करवा रहे हैं? ताकि हम ऑब्जर्व कर सके कंडीशंस जो कि हमने उस ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में, ठीक है, जो कि सुपरविजन ऑर्डर है ना, इसके अंदर स्पेसिफाई किए हैं। और कोई एडिशनल कंडीशन अगर हमने लगा दी है भाई उस व्यक्ति के रेजिडेंस से रिलेटेड, एब्सटेंशन से रिलेटेड, इंटॉक्सिकेशन के थ्रू या अदर कोई मैटर है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो भी हमको फिट टू इम्पोज लगे, ताकि हम प्रिवेंट कर सके। क्या प्रिवेंट कर रहे हैं भाई हम? रिपीटेशन ऑफ सेम ऑफेंस या कमीशन किसी अदर ऑफेंस का, किसके द्वारा? उस ऑफेंडर के द्वारा। मतलब समझिए यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर हमने ऑफेंडर को रिलीज़ किया, ठीक है, रिलीज़ का ऑर्डर हो चुका है उसका। कहाँ पर हुआ है? अंडर सेक्शन 4(3) हो चुका है।
अब इस रिलीज़ के अंदर हमको उसको रिलीज़ करना है, उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं तुमको कि तुमको रिलीज़ तो कर देंगे, तुम बॉन्ड में आओ, बॉन्ड में एंटर करो, ठीक है, विद या विदाउट श्योरिटी, विद या विदाउट श्योरिटी हो सकता है वो बॉन्ड। अब साथ में उसको क्या बोलना है हमको, अब इस बॉन्ड के अंदर हम लोग क्या स्पेसिफाई करेंगे, क्यों करवा रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हमने जो तुमको सुपरविजन ऑर्डर दिया है ना, उसमें कुछ कंडीशंस लिखी हुई है। अब ये बॉन्ड इसीलिए है कि तुम ये जो कंडीशंस हैं इनका ब्रीच नहीं करोगे, तुम इनका ब्रीच नहीं करोगे, ठीक है। इसमें वो कंडीशंस तो होगी जो सुपरविजन ऑर्डर में दे रखी है, साथ ही साथ में कुछ एडिशनल कंडीशंस भी हम अप्लाई कर सकते हैं। किस लिए, ताकि हम देख सकें कि वो व्यक्ति आगे जाकर क्या नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा ऑफेंस को, या फिर कोई नया ऑफेंस है ना, कोई नया ऑफेंस है वो नहीं करेगा। आया समझ में। और एडिशनल ऑर्डर कैसा हो सकता है, उसकी रेजिडेंस यानी रहने कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा उससे रिलेटेड हो सकता है, एब्सटेंशन से रिलेटेड हो सकता है। किससे एब्सटेंशन, किससे रोकथाम करनी है, इंटॉक्सिकेंट या अदर मटेरियल से। मान लो कि भाई वो नशेड़ी आदमी था, नशे के चक्कर में बर्बाद हो गया, तो उन चीज़ों का एब्सटेंशन भी लगा सकते हैं हम लोग। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट सबसेक्शन क्या बोल रहा है, कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर कहाँ दे रहा है, सबसेक्शन 3 में। शैल एक्सप्लेन मतलब मैंडेटरी है एक्सप्लेन करना, ड्यूटी ऑफ कोर्ट है, यहाँ पर क्या है, ड्यूटी ऑफ कोर्ट है, ठीक है, ड्यूटी ऑफ कोर्ट है। क्या ड्यूटी है कि उसको एक्सप्लेन करना है ऑफेंडर को टर्म्स और कंडीशंस, कौन सी ऑर्डर की, कौन से ऑर्डर की भाई, सुपरविजन ऑर्डर की। कौन सा ऑर्डर, सुपरविजन वाला ऑर्डर। एंड शैल फोर्थविथ फर्निश 1 कॉपी ऑफ सुपरविजन ऑर्डर टू ईच ऑफेंडर्स श्योरिटी अगर कोई है तो, और प्रोबेशन ऑफिसर। तो मतलब किस किस को दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर कॉपी, हम बोल रहे हैं हम कॉपी किसको किसको देंगे ऑर्डर की, हम बोल रहे हैं एक तो देंगे हम ऑफेंडर को, ठीक है, फिर हम किसको देंगे, प्रोबेशन जो ऑफिसर है उसको देंगे, साथ में ऑफेंडर को देने के साथ में और किसको दे सकते हैं हम, श्योरिटी को दे सकते हैं, ठीक है। श्योरिटी को कब देंगे, अगर इफ है, मतलब बॉन्ड विद श्योरिटी था, ठीक है। अगर विदाउट श्योरिटी वाला बॉन्ड है तो वहाँ पे श्योरिटी होगी ही नहीं, तो हमको ऐसी कोई कॉपी देने की आवश्यकता भी नहीं होगी वहाँ पर। आया समझ में। अब देखिए सेक्शन नंबर 5 को अभी के लिए हमको नहीं पढ़ना, तो आप इसको कट कर दीजिए, ये नहीं पढ़ना भी आपको। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 6 पर, आखिरी सेक्शन है, बहुत अच्छे से पढ़ लो, कोई बहुत भारी चीज़ है नहीं, देखो बहुत शांति से पढ़ोगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, किस चीज़ का रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, इम्प्रिजनमेंट का, किस पर, ऐसे ऑफेंडर्स पर जो कि 21 साल से कम है, यानी 21 ईयर से कम एज के हैं। 21 ईयर्स से कम एज के मतलब हमको लगता है कि उनके अंदर रिफॉर्मेशन की गुंजाइश बाकी है। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है इसका, व्हेन एनी पर्सन जो कि अंडर है 21 ईयर ऑफ एज में गिल्टी है, किस चीज़ का गिल्टी है, कि उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है, पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नहीं है, यानी इम्प्रिजनमेंट तो है पर वो एक्सेप्ट कौन सा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, nature of offense, character of offender, it would not be desirable to deal with him under section 3 or 4, and if the court passes any sentence of imprisonment on the offender, it shall record the reasons। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने बोला अगर कोई ऐसा ऑफेंडर है जिसको हमने गिल्टी फाइंड किया है, ठीक है, वो व्यक्ति गिल्टी है, मतलब दोषी तो है वो व्यक्ति, उसका गिल्ट प्रूफ हो रहा है, हमको ये पता चलता है कि उसने जो ऑफेंस किया है वो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से ही सेंटेंस हो रहा है, ठीक है, उसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट वाला ऑफेंस नहीं किया उसने, और जो कोर्ट जिसने उसको गिल्टी फाउंड किया है
उसको वो चाहता है कि उसको हम इम्प्रिजनमेंट नहीं देकर, हम लोग केस के सर्कमस्टांसेस वगैरह देखेंगे, नेचर ऑफ ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर देखेंगे कि इसकी आवश्यकता नहीं है, वुड नॉट बी डिज़ायरेबल, मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है ना, कि उस व्यक्ति को हम सेक्शन 3 या 4 में डील करें, तभी उसको हम क्या करेंगे, कोई प्रकार की इम्प्रिजनमेंट देंगे, और तब तक हम नहीं देंगे। मतलब अंडर सेक्शन 3 और अंडर सेक्शन 4 अगर उसको आप रिलीज़ कर सकते हो तो आप कर दो, पर आपको लगता है कि उसको रिलीज़ नहीं कर सकते, इम्प्रिजनमेंट देनी पड़ेगी, तो बात अलग है। उसके लिए हम लोग कैरेक्टर देखेंगे व्यक्ति का, उसने क्या ऑफेंस किया है वो देखेंगे। ओके, तो सेक्शन नंबर जो 6 है वो हमारा रह रहा है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में। अब इसमें क्या बोलता है, कुछ हम लोगों ने क्या लगा दिए हैं भाई, कुछ हम लोगों ने लगा दिए हैं रेस्ट्रिक्शंस। किस बारे में रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि जो इम्प्रिजनमेंट होगी किसी भी ऑफेंडर की जो कि 21 साल से कम उम्र का है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम बोलते हैं जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि 21 साल से कम उम्र का है और उसको गिल्टी पाया जाता है ना, वो दोषी है किसी भी ऑफेंस का, ऐसा ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट, बट लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा कोई भी ऑफेंस हो सकता है जिसमें इम्प्रिजनमेंट तो है, यानी कितनी हो सकती है, 10 साल हो सकती है, 7 साल हो सकती है, 3 साल हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, 5 साल हो सकती है, पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अनलेस इट इज़ सेटिस्फाइड हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस, नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, ऐसा करना उचित नहीं होगा, नॉट टू बी डिज़ायरेबल, है ना, कि उस व्यक्ति को सेक्शन नंबर 3 या फिर सेक्शन नंबर 4 के अंडर डील किया जाए, और कोर्ट को लगता है कि भाई नहीं, ये ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको हम सेक्शन नंबर 3 या सेक्शन नंबर 4 का बेनिफिट दे सकते हैं, तब ऐसे केस में कोर्ट क्या कर सकता है, उसका कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है इम्प्रिजनमेंट का। और अगर वो कोर्ट उसको सेंटेंस दे रहा है तो उनको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस कि वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। अब इस पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए कि उस व्यक्ति के साथ में डील करना है कि नहीं करना है, सेक्शन नंबर 3 और 4 में हम लोग क्या बोलते हैं, हम एक चीज़ बोलते हैं कि उस ऑफेंडर के लिए कोर्ट शैल कॉल फॉर रिपोर्ट, कोर्ट एक रिपोर्ट मंगवाएगी, किससे मंगवाएगी, प्रोबेशन ऑफिसर से मंगवाएगी, और उस रिपोर्ट को कंसीडर करेगी अगर ऐसी कोई रिपोर्ट बनती है तो। और अगर ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं बनी हुई है तब क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है ना, उस व्यक्ति के कैरेक्टर से रिलेटेड यानी शील से रिलेटेड, उसकी फिजिकल या मेंटल कंडीशन से रिलेटेड, तो उसको देखा जाएगा एंड देन चेक किया जाएगा कि उसको अंडर सेक्शन 3 या 4 रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब हम लोगों ने इसको पूरे अच्छे से डील कर लिया है। अब अगर हमको इसके केसेस करने होंगे तो हम लोग एक सेपरेट सेशन उसके लिए बना लेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो उसकी आवश्यकता है। अब देखो ये हो क्या रहा है, ठीक है। अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या बोलते हैं कि व्यक्ति 21 साल से कम उम्र का होना चाहिए। रूल क्या है कि अगर ऑफेंडर को आप है ना 3 या सेक्शन नंबर 4 के अंदर रिलीज़ कर दो, अगर रिलीज़ नहीं कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 2 के अंदर प्रोबेशन ऑफिसर से उसकी रिपोर्ट मंगवाओगे। अगर रिपोर्ट नहीं अवेलेबल है तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो भी उसकी कैरेक्टर या कंडीशन से रिलेटेड है, कौन सी कंडीशन, फिजिकल भी हो सकती है या मेंटल भी हो सकती है, वो मंगवानी है हमको। आई बात समझ में। तो हमको बताना है कि आप डील क्यों नहीं करोगे, मतलब जहाँ तक पॉसिबल है उस व्यक्ति को आप अंडर सेक्शन नंबर या तो 3 या अंडर सेक्शन नंबर 4 बेनिफिट दे दो। बट अगर किसी कारण से आप उसको बेनिफिट नहीं दे सकते हो तो आपको बताना पड़ेगा, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ठीक है, रीजंस इन राइटिंग, रिकॉर्ड रीजंस राइटिंग के अंदर कि आप उसको वो बेनिफिट क्यों नहीं दे रहे हो। और यहाँ पर ऑफेंस कितना पनिशेबल होना चाहिए, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट को एक्सेप्ट करके, यानी कोई भी प्रकार की इम्प्रिजनमेंट से पनिशमेंट होना चाहिए, है ना। आया बात समझ में। तो देखिए हम लोगों ने सारा एक बार पढ़ लिया है, तो अब मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। डायरेक्ट में हम लोगों को कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, हम बोलते हैं सेक्शन नंबर 1 पढ़ना है हमको, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ना है, सेक्शन नंबर हमको 2 पढ़ना है। पावर्स पढ़नी है कोर्ट की, किस बारे में, एक तो एडमोनिशन के बाद में कब रिलीज़ होगा ऑफेंडर, और प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट में कम करेंगे।
फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है कि 21 साल से अगर कम उम्र का व्यक्ति है तो आप उसको पनिशमेंट नहीं दोगे, उसको अंडर सेक्शन 3 या अंडर सेक्शन 4 आप डील करोगे। ये प्रोविज़न क्या है, एक रिफॉर्मेटिव प्रोविज़न है ताकि कोई भी व्यक्ति हिंसक अपराधी ना बने। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अब हमने 1958 का एक्ट पढ़ा है तो ये डेट याद रहनी चाहिए। ठीक है, कौन सी डेट है, यहाँ पर एसेंट की डेट है। अब आपके पर्टिकुलर स्टेट में वो कब लागू हुआ था उसकी डेट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक्ट नंबर कौन सा है, 20 है। फिर इसका है ना मतलब प्रोविज़न हम लोगों ने क्यों बनाया है, इस एक्ट की क्या ज़रूरत है। हमने कहा रिलीज़ ऑफ ऑफेंडर के लिए, किस पर, या तो प्रोविज़न पे या आफ्टर ड्यू एडमोनिशन पर। ठीक है, कब आया था, 9th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर आया था। फिर शॉर्ट टाइटल बता रखा है हमने, प्रोविज़न ऑफ ऑफेंडर एक्ट बोलेंगे इसको। एक्सटेंशन कहाँ है, होल ऑफ इंडिया है। केम इनटू फोर्स वही जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट बता रही है, यानी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। फिर कोड का मतलब क्या है, सीआरपीसी है। कौन सी सीआरपीसी है, 1898 वाली है। बट उसके साथ में हम लोगों को प्रोविज़न 1973 के भी पढ़ते हुए चलने और बीएनएसएस के भी पढ़ते हुए चलने, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविज़न लग रहे हैं। फिर प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा, वही व्यक्ति जो अंडर सेक्शन 13 हम लोगों ने अपॉइंट किया है। फिर प्रेस्क्राइब्ड क्या होगा, जो भी रूल्स इस एक्ट के अंडर बनाए हैं और जो भी वर्ड और एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं दिए हुए, वो कहाँ पर दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं हमको 1898 वाली सीआरपीसी, जो कि एक्ट नंबर 5 ऑफ 1898 है। ठीक है, आया समझ में, आगे चलते हैं। फिर आती है पावर ऑफ कोर्ट। पावर ऑफ कोर्ट क्या होगी, एडमोनिशन के बाद में रिलीज़ करने की। ठीक है, किसके बाद में, एडमोनिशन। एडमोनिशन क्या होता है, डांट फटकार कर रिलीज़ करना है ना, या समझा बुझा कर। जब भी कोई व्यक्ति गिल्टी है, कहाँ पर गिल्टी है, हमने बोला अंडर सेक्शन 379, 380, 381 या फिर 404 या 420। ठीक है, कौन सा एक्ट, आईपीसी। और या फिर कैसे ऐसे ऑफेंस के साथ में पनिशेबल है जिसकी जो इम्प्रिजनमेंट है, जिसकी आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है 2 साल से कम है। ठीक है, यानी मैक्सिमम 2 साल है, मैक्सिमम 2 ईयर लिख दो यहाँ पे ताकि आपको ये समझ में आ जाए, यानी 2 साल से कम है। फिर या तो फाइन से पनिशेबल है या बोथ से पनिशेबल है। फिर आती है हमारे आगे की बात। फिर हम कहते हैं कि अगर वो अंडर आईपीसी या अदर लॉ पनिशेबल है तो आप उसको है ना कैसे डील करने वाले हो, और उसका कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन अंडर सेक्शन 3+4 दोनों हो सकता है। ठीक है, अब आप उसको क्या करोगे, सज़ा देने की बजाय आप उसको रिलीज़ कर दोगे, या तो अंडर सेक्शन 4 या फिर ड्यू एडमोनिशन। एक्सप्लेनेशन बात करता है प्रीवियस कन्विक्शन में क्या क्या इंक्लूड होगा। हमने बोला ऐसा कोई भी प्रीवियस ऑर्डर जो कि अंडर सेक्शन 3 या अंडर सेक्शन 4 उस व्यक्ति के लिए बनाया गया था वो उसमें अप्लीकेबल है। फिर आता है आपका सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है, पावर ऑफ कोर्ट। किसको रिलीज़ करना है, सर्टेन ऑफेंडर्स को रिलीज़ करना है। कब, प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट के ऊपर। जब भी कोई व्यक्ति गिल्टी है, ठीक है, और नॉट पनिशेबल विद डेथ एंड लाइफ प्रिजनमेंट वाला ऑफेंस है, ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तब आप उसको कैसे डील कर रहे हो। हम बोलते हैं कि उसका नेचर ऑफ ऑफेंस देखेंगे, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस देखेंगे, कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर देखेंगे, और अगर ऐसा उचित लगता है तो हम उसको रिलीज़ कर देंगे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में। फिर किसी भी और लॉ में क्या लिखा हुआ है हमको मतलब नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति को एक बार सेंटेंस ना देकर क्या कर सकता है, उसको रिलीज़ कर सकता है। किस बिहाफ पे रिलीज़ करेगा, हम उसको बोलेंगे आप एक बॉन्ड में एंटर हो जाओ। ठीक है, वो बॉन्ड क्या हो सकता है, विद श्योरिटी भी हो सकता है या विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है। वो बॉन्ड जो है आपका विद या विदाउट श्योरिटी हो सकता है। ठीक है, वो बॉन्ड इस तरह का होगा। देन आप उसको क्या बोलोगे, आपको ये बॉन्ड क्यों भरना है, ताकि आप अपीयर हो सको और रिसीव कर सको सेंटेंस जब भी कोर्ट आपको बुलाए इस पीरियड के दौरान। इस पीरियड के दौरान मतलब ये मैक्सिमम पीरियड 3 साल के अंदर अंदर अगर कोर्ट बुला लेता है, उसको लगता है नहीं भाई ये व्यक्ति लायक ही नहीं था, इसको आप रिलीज़ करो, है ना, एडमोनिशन या फिर गुड कंडक्ट पर, तो ये 3 साल का एक पीरियड होता है, बफर पीरियड होता है। अगर इन 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट को लगता है तो वो बुला सकते हैं। 3 साल एक्सपायर होने के बाद में नहीं बुलाएगा। कोर्ट में डायरेक्ट, कोर्ट चाहे तो डायरेक्ट करता है। मीन टाइम टू कीप पीस एंड
बी ऑफ गुड बिहेवियर, उसको बोल सकता है कि ये बॉन्ड साइन कर रही हो, एक तो अपीयर होना है और रिसीव करना है सेंटेंस, साथ ही साथ में जब भी आपको बुलाए आपको आ जाना है। किस लिए आओगे भाई? हम बोलते हैं हम लोग आएंगे ताकि हम इसको अच्छे से डील कर सकें। अब देखो मैं आपको लिख के बता देती हूँ यहाँ पर किस लिए है ये बॉन्ड, किस लिए है आपका बॉन्ड। एक तो विद श्योरिटी हो सकता है, विदाउट श्योरिटी हो सकता है, ठीक है। ये बॉन्ड है किस लिए कि आप अपीयर करोगे प्लस रिसीव करोगे। क्या रिसीव करोगे? सेंटेंस। कब? जब भी आपको बुलाया जाएगा, कॉल्ड अपॉन, ठीक है। साथ ही साथ में वो व्यक्ति क्या करेगा? कीप पीस प्लस गुड बिहेवियर जो है वो अपना वो गुड रखेगा। मतलब वो व्यक्ति आगे जाके कोई भी प्रकार के क्राइम वगैरह में इंडल्ज नहीं हो, उसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? प्रोवाइडेड में कुछ चीज़ दे रखी है, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड 3 ईयर है, तो आप इसको रेड पेन से लिख लीजिए, अपने रेड पेन से लिख लीजिए, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए अब प्रोवाइडेड में क्या दे रखा है कि कोर्ट नहीं डायरेक्ट करेगी उस ऑफेंडर का रिलीज़ जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि जो ऑफेंडर या उसकी श्योरिटी है, अगर श्योरिटी है तो, यानी विद श्योरिटी वाला बॉन्ड उस व्यक्ति ने साइन किया है तो, कि उन व्यक्तियों की कोई फिक्स प्लेस ऑफ अबोर्ड है, मतलब फिक्स निवास स्थान है उनका, या कोई रेगुलर ऑक्यूपेशन कर रहे हैं वो ऐसी जगह पे जहाँ पर जो कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। या फिर उनको लगता है कि ऑफेंडर इस जगह पर ड्यूरिंग दैट पीरियड, कौन सा पीरियड? वही पीरियड जो यहाँ पर इसको रिलीज़ करते टाइम बताया गया है, उस बॉन्ड में जब एंटर हो रहा है उसमें जो पीरियड स्पेसिफाई किया हुआ है वहाँ पर रहने वाला है। आई बात समझ में? चलो अब अंडर सेक्शन अंडर 4 में क्या डिफरेंस है भाई? हमने बोला यहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल है, फाइन हो सकती है या बोथ हो सकती है। ये वाले सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं। प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति का। रिलीज़ किस आधार पे करोगे? सर्कमस्टांसेस ऑफ केस पर करोगे। कैरेक्टर क्या है ऑफेंडर का, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या रहता है आपका, उस बेसिस पे। फिर सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 4 में पनिशमेंट क्या नहीं होनी चाहिए? डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए उस ऑफेंस की, ठीक है। फिर कोर्ट को अगर लगता है कि वो व्यक्ति गिल्टी है तो बॉन्ड साइन करवा लो उसका विद और विदाउट श्योरिटी। अपीयर रिसीव सेंटेंस। पीरियड क्या स्पेसिफाई कर रखा है? 3 साल, मैक्सिमम 3 साल का हो सकता है, ये मैक्सिमम पीरियड है। आया समझ में? चलो अब सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? पीरियड ऑफ सुपरविजन की बात कर रहा है, यानी अगर सब सेक्शन 1 में कोई भी ऑर्डर हुआ है, किस चीज़ का ऑर्डर हो रहा है भाई? हम बोलते हैं प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट का ऑर्डर हो रहा है। कोर्ट को अगर लगता है कि उनको कंसिडरेशन में लेनी है ऐसी कोई रिपोर्ट प्रोविजन ऑफिसर की, तो वो चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। फिर कोई भी ऑर्डर अगर सब सेक्शन 1 में बन रहा है और कोर्ट का ऐसा ओपिनियन है कि ऐसा करना उस ऑफेंडर के और पब्लिक के हित के लिए ज़रूरी है और ऐसा करना उचित है, तो वो एक एडिशनल ऑर्डर पास कर सकते हैं। कौन सा? वो होगा सुपरविजन ऑर्डर, ठीक है। और उस सुपरविजन ऑर्डर का पीरियड क्या होगा? मिनिमम 1 साल के लिए सुपरविजन ऑर्डर पास होगा। और ये जो सुपरविजन ऑर्डर है इसमें वो कंडीशंस अप्लाई कर दी जाएंगी जो उनको लगता है कि ज़रूरी है ड्यू सुपरविजन के लिए, यानी सही से उस व्यक्ति का सुपरविज़न हो जाए उसके लिए आवश्यक है वो कंडीशंस अप्लाई कर दी जाएगी। फिर आता है कि जो भी कोर्ट सुपरविज़न ऑर्डर दे रहा है सबसेक्शन 3 के अंदर, वो चाहे तो उस ऑफेंडर को बोल सकता है, ठीक है, कि आप एक बॉन्ड में एंटर हो जाओ और वो कंडीशंस अगर आप मानते हो तो उसमें साथ में कुछ एडिशनल कंडीशंस भी लगा सकते हैं, जैसे कि रेजिडेंस से लेकर कि वो व्यक्ति कहाँ रह सकता है, कहाँ नहीं रह सकता है। एब्सटेंशन से रिलेटेड कि भाई तुम इस दौरान में कोई नशे पते की चीज़ नहीं करोगे, है ना, कोई गलत कामों में नहीं पड़ोगे या कोई अदर मैटर, ठीक है। और ये किस चीज़ से रिलेटेड होगी? पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ केस में जो भी कोर्ट को लगता है कि वो ज़रूरी है प्रिवेंट करने के लिए रिपीटिशन ऑफ ऑफेंस या फिर कमीशन ऑफ न्यू ऑफेंस। क्या क्या? रिपीटिशन ऑफ सेम ऑफेंस या फिर कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय द ऑफेंडर। आई बात समझ में? अब आता है कि जो कोर्ट कर रही है सुपरविज़न ऑर्डर वो एक्सप्लेन करेगी, यानी ड्यूटी है कोर्ट की, ये ड्यूटी ऑफ कोर्ट है
कि आपने अगर ऑर्डर दिया है तो आप ऑफेंडर को एक्सप्लेन करो, ठीक है, टर्म्स और कंडीशन जो उसमें लिख रखी है, साथ ही साथ में उसकी कॉपी देनी है। किस किस को देनी है सुपरविजन ऑर्डर की कॉपी? एक तो ऑफेंडर को देनी है, श्योरिटी को देनी है अगर श्योरिटी वाला बॉन्ड था तो, और प्रोविजन ऑफिसर जो भी उसमें मेंशन कर रखा है उस व्यक्ति को देनी है। आई बात समझ में? अब सेक्शन नंबर 6 देख लो, रेस्ट्रिक्शंस लगाई है। किस बेसिस पे लगाई है भाई रेस्ट्रिक्शन? कि अगर व्यक्ति 21 साल से कम उम्र का है तो क्या नहीं कर सकता कोर्ट को जहाँ तक है उस व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं देनी, मतलब कि उसको अंडर सेक्शन 3 अंडर सेक्शन 4 बेनिफिट देने का पूरा प्रयास करना है। बट अगर कोर्ट को लगता है कि वो व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल था और वो इम्प्रिजनमेंट नॉट इक्वल्स टू क्या है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, तो कोर्ट को अगर लगता है कि ऐसा उस व्यक्ति को हमको इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए, तो कोर्ट को अगर कोई ऑर्डर पास करना है तो उसका रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीज़न कि वो ऐसा क्यों कर रही है। पर जहाँ तक वो क्या करना है कि उसको अंडर सेक्शन 3 और अंडर सेक्शन 4 बेनिफिट देना है। फिर अगर ये चेक करना है कि उस व्यक्ति को अंडर सेक्शन 3 या अंडर सेक्शन 4 बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम बोलते हैं कि कोर्ट क्या कर सकती है, रिपोर्ट मंगवा सकती है। किसकी रिपोर्ट? प्रोविजन ऑफिसर की, और कंसीडर करेगी उस रिपोर्ट को अगर वो कोई ऐसी रिपोर्ट बनी हुई है तो, और साथ ही साथ में कोई अदर इन्फॉर्मेशन जो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगी उस व्यक्ति के शील यानी कैरेक्टर से रिलेटेड या फिजिकल या मेंटल जो कंडीशन है उस व्यक्ति की उससे रिलेटेड। आई बात समझ में? क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ में हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो सेशन है वो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट इस सेशन को अच्छे से देखिए क्योंकि इसमें बहुत ही कम सेक्शंस है, 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन में से मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि सेक्शन नंबर 3 या सेक्शन नंबर 4 से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। सेक्शन नंबर 5 से भी बन सकता है बट वो असर्शन रीज़न टाइप्स बन सकते हैं ना, तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बनने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं यहाँ पर। टाइमलाइंस याद रखो, पनिशमेंट याद रखो कि कितने से पनिशेबल होना चाहिए ऑफेंस, कितने से नहीं होना चाहिए, तो आप उसकी एक छोटी सी टेबल बना सकते हो। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हम मिलेंगे अनदर सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।